हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने असिम्पटोट्स कवर किया था और आपको ये बताया था कि असिम्पटोट्स एक बहुत ही बेसिक स्टेप है पूरा एक टॉपिक समझने के लिए जिसका नाम है कर्व स्केचिंग। आपको कोई भी फंक्शन दिया है और अगर आपको उसका ग्राफ स्केच करना है तो उसके लिए हमें कर्व स्केचिंग समझाया जाता है। तो कर्व स्केचिंग में एक मेन पॉइंट तो हम असिम्पटोट्स कवर कर चुके हैं, बाकी के सारे स्टेप्स सीक्वेंस में समझते हैं और उन्हें फिर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कर्व स्केचिंग का कोई ऐसे थ्योरी नहीं है अलग से, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जो हमें समझने होंगे। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि जो गाइडलाइन या फिर मैं जो बोलूं स्टेप्स टू ड्रॉ अ कर्व ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया मुझे उसका कर्व ड्रॉ करना है या स्केच करना है तो कौन से स्टेप या कौन सी गाइडलाइन मुझे फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप, फंक्शन का आप डोमेन देखोगे, आप x की वो वैल्यूज देखोगे जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन तो हमें आता है, 11th क्लास से करते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले डोमेन देख लिया फंक्शन का कि फंक्शन उस डोमेन में हमारा फाइनाइट वैल्यूज दे के जाएगा। दूसरा, आपको उस फंक्शन के जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, उन पे फंक्शन की वैल्यूज निकाल के रख लो। क्या करना है हमें वैल्यूज निकालनी है फंक्शन की एट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जहां पे फंक्शन ब्रेक ले रहा है या कहीं पे होल है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो वो पॉइंट्स मुझे कंसिडर करने हैं और उस पर जो जो फंक्शन की वैल्यू निकल सकती है वो निकाल लेंगे। और फिर जो आपने डोमेन कैलकुलेट किया था, डोमेन उसके जो एंड पॉइंट्स है उस पे भी आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके रखोगे। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डोमेन कैलकुलेट करो। डोमेन कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालोगे और उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे। फिर डोमेन के जो एंड पॉइंट थे उस पे भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लो। ये सारे पॉइंट्स अभी दिमाग में बिठाते जाओ, अभी अप्लाई करेंगे हम, है ना। शुरू के 5-10 मिनट पहले सारे स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप बहुत इजी था, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप उससे भी इजी है, इंटरसेप्ट निकालो। मतलब आपका जो ग्राफ है, एफ एक्स का जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा या वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। देखो, वाई इंटरसेप्ट निकालना इजी रहता है। आपको मान लो कोई भी कर्व इस तरह से दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो आपको पता है y इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो y इंटरसेप्ट का मतलब डिस्टेंस कट बाय द ग्राफ ऑन y एक्सिस। कि कुछ इस तरह से बात करना चाह रहा है ना ये, कि मान लो ये y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कट करेगा, तो y एक्सिस पे आपका x 0 होगा। आप x को 0 रखो, आपको y इक्वल टू 3, मतलब y पे 3 यूनिट ऊपर ग्राफ कट करके जा रहा है। ठीक है, ग्राफ की शेप कुछ भी हो सकती है, वही तो हमने आज समझना है। तो आपको ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर y इंटरसेप्ट निकालना, आप x की वैल्यू को 0 ले लो। अच्छा, लेकिन अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है या आपको देखना है कि ग्राफ कहां कहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, उसके लिए आप y को 0 रखोगे और मे बी ये आसानी से x की वैल्यूज मिल जाए आपको। कभी कभार इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है सॉल्व करने में, तो उसको हम फिर स्किप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे मैंने अभी एग्जांपल लिया था y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो यहां पे जब मैं y को 0 रखूंगा तो चलो हम इक्वेशन को सॉल्व इजिली कर लेंगे। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी कि दो जगह ये इंटरसेक्ट करके जाएगा तो दो इंटरसेप्ट मिल जाएगा मुझे x एक्सिस पे। लेकिन अगर यही इक्वेशन ऐसे दी होती, x5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, तो उस केस में अगर मैं y 0 रखता हूं तो ये इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, तो हम इसको फिर अवॉइड करेंगे, हम x इंटरसेप्ट पे नहीं जाएंगे। क्लियर? तो इंटरसेप्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्सिस, इंटरसेप्ट या आप देख रहे हो कि ग्राफ आपका x एक्सिस या y एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट करके जा रहा है, वो पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाला पॉइंट इजीली मिल जाता है, दूसरे वाले को हम देखते हैं, सॉल्विंग अगर कम है तो करते हैं सॉल्व, नहीं तो अवॉइड करते हैं स्टेप को। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सिमेट्री का। सिमेट्री ये हमारे ग्राफ को ड्रॉ करने की वर्किंग को आधा कर देता है। अगर हमें फंक्शन किसी तरह से पता चल जाए कि फंक्शन सिमेट्रिकल है, कैसे करते हैं, एफ एक्स की मान लो मुझे वैल्यू दी है, मान लो सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एग्जांपल तो यहीं पे हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, दैट मीन्स एफ एक्स मुझे एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, जहां जहां पे x है ना, अब माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे। मान लो आपने x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आया, मतलब एफ एक्स ही तो मिल गया मुझे, एफ माइनस एक्स मुझे एफ एक्स ही तो मिल गया। तो उस केस में मैं फंक्शन को बोलता हूं इवन फंक्शन। अगर मेरे पास f माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ जाए तो उस केस में मैं f को बोलूंगा इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन हमेशा
सिमेट्रिकल होता है अबाउट द वाई एक्सिस। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं एक्स की और उस पर फंक्शन को ट्रेस कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज लेके एक्स की, मतलब हम बात करेंगे कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहां के लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज के लिए मैंने ग्राफ को ट्रेस कर लिया और मैंने बोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जैसा ग्राफ यहां पे कह रहा सिमेट्रिकली, वैसे ही ग्राफ आप इसको ट्रेस कर दोगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल। अगर ये इस तरफ राइट साइड में अगर ये बना हो तो इस तरफ लेफ्ट साइड में बन जाएगा सेम ग्राफ। तो इससे क्या होता है, आपने आधे पोर्शन में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए देखा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए अपने आप आपने उसको ट्रेस कर दिया सिमेट्री को यूज करते हुए। तो ये तो तब होगा जब f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। अच्छा, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, जैसे कि इसके अंदर एक्स क्यूब के अंदर अगर मैं इसमें f माइनस एक्स लेता हूं यहां पे, तो माइनस एक्स का क्यूब अगर लिया जाएगा तो आपको पता है ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये आपका ऑड फंक्शन हो गया, ये आपका बन गया ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? ओरिजिन के अबाउट। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री को कैसे यूज किया जाएगा? आप फिर से पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ग्राफ को बना लो और इस बार क्या करो, आप ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दो। ये आपका पूरा रोटेट होके इस तरफ आ जाएगा। 180 डिग्री से आप ग्राफ को रोटेट कर दोगे ऑन द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक सिमेट्री हमने देखी अबाउट वाई एक्सिस, जैसा ग्राफ इस तरफ था राइट साइड वैसा ही ग्राफ आप लेफ्ट साइड बना दोगे। ठीक है, तो आपका ग्राफ आधी वैल्यूज के लिए आप कैलकुलेट करोगे, आधी वैल्यू सिमेट्री से बना दोगे। सेम अबाउट ओरिजिन कैसे रोटेट करोगे? आप 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे ग्राफ को। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो ये ऑड फंक्शन की सिमेट्री है, पीछे वाली इवन फंक्शन की सिमेट्री थी। कभी कभार ऑड और इवन नहीं मिलता मुझे, कभी कभार फंक्शन ही चेंज हो जाता है प्लस माइनस एक्स डालने से। तो उसमें हमारी एक लास्ट प्रायोरिटी रहती है कि चेक कर लो कहीं फंक्शन पीरियोडिक तो नहीं है। पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर मेरे पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, मैं उसमें कोई एक वैल्यू ऐड करूं, पॉजिटिव नंबर ऐड करूं और मुझे फंक्शन सेम वही मिल जाए। ठीक है, और वो जो x है या जो ये t है सब डोमेन के अंदर ही होना चाहिए उसके फंक्शन के। तो उस केस में मैं इसको बोलता हूं पीरियोडिक फंक्शन। जब एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो मैं इसको बोलता हूं पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन में ये जो t हमें मिला उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ द फंक्शन। और अब क्या करेंगे, हम एक पीरियड के लिए ग्राफ को कंसिडर कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लो साइन एक्स का पीरियड आपको पता है 0 से 2 पाई होता है, तो 0 से 2 पाई का ग्राफ हमने क्या करा, वैल्यूज प्लॉट की। ये तो चलो हमें ग्राफ आता है, साइन एक्स का ग्राफ तो सबको आता है, पर अगर ऐसा पीरियोडिक फंक्शन मुझे मिले जिसका पीरियड मैं कैलकुलेट कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। और आगे जैसे 2 पाई पीरियड है तो आगे क्या है 4 पाई तक ये ग्राफ सेम चलेगा। अच्छा, यहां पर ये सेम चलेगा -2 पाई तक, है ना। तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन में आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, मतलब पूरा ग्राफ आप कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग पीरियोडिसिटी। अच्छा, tan x का भी ऐसे होता है, आपने देखा होगा -π/2 से π/2 के बीच में ऐसे ग्राफ बनता है, तो फिर क्या होगा, π/2 से 3π/2 के बीच में सेम ग्राफ बनेगा, है ना। जगह नहीं है लेकिन tan x का ग्राफ हम सबको आता है। तो पीरियड ऑफ पाई -π/2 से π/2 के बीच में बनाया, आगे π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, इधर -π/2 से -3π/2, ग्राफ आप सेम कंप्लीट कर दोगे। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट डोमेन देखोगे, सेकंड पॉइंट आप इंटरसेप्ट्स देखोगे, थर्ड पॉइंट आप सिमेट्री देखोगे। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट्स आपके सीक्वेंस में याद होने चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद बात आ गई असिम्पटोट्स की, और असिम्पटोट्स की बात हमने बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर दी, क्योंकि लास्ट लेक्चर इसी पे था। हम हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, वर्टिकल असिम्पटोट और ऑब्लिक असिम्पटोट निकाल के देखते हैं और उनको यूज करेंगे, उससे हमें ग्राफ का एंड बिहेवियर पता चल जाता है। मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, है ना। वो पूरा लेक्चर हमने इसी पे सुना था। नेक्स्ट, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, आपको इतना पता ही है, हम ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी पूरा लेक्चर पढ़ के आया, पर उसकी छोटी सी चीज कि अगर f' x ग्रेटर देन 0 है तो मुझे पता उस इंटरवल पे फंक्शन मेरा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मुझे इंटरवल मिल जाएगा इंक्रीजिंग का। और अगर लेस देन 0 f' x तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मुझे इंटरवल मिल जाएगा। ये भी क्लियर है ना। f' x पॉजिटिव जिस वैल्यू पे है, मैं बोलूंगा उन वैल्यूज पे या उस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और f' x जब नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये इंटरवल निकालेंगे हम, इससे भी ग्राफ की शेप का हमें आइडिया लगता है
ठीक है, ठीक है। इसके बाद मतलब ये एक एक करके एओडी अभी तक आपने जितना पढ़ा वो सारा यूज हो रहा है। देख लो, आपने मोनोटोनिसिटी पढ़ी, उसका पॉइंट यूज हुआ। फिर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, उसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी हम। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता था, ये सब चीजें याद दिलाओ छोटी छोटी। एफ डैश सी या तो जीरो होता है, उस सी पॉइंट को, जिस सी पॉइंट पे मेरा एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है तो वो सी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। या फिर एफ डैश सी अनडिफाइंड हो जाए तो सी हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के मैक्सिमम में चेक करते हैं या सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको क्या सिखाया था कि अगर एफ डैश का साइन जब आप सी से क्रॉस करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप सी से क्रॉस करोगे, एफ डैश का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट। हमारा सी पॉइंट क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट। याद आ रहा है, इस केस में ऐसे बनता था, पीक पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो हमें मिल जाएगा लोकल मिनिमम का पॉइंट। ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स पढ़ी थी, आपको याद दिला रहा हूं और अभी अप्लाई करेंगे ग्राफ बनाने में। ठीक है, ये लोकल मिनिमम का पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, ये ना लगा के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया उसको जीरो के इक्वल रख के, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया उस पॉइंट पे, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई लोकल मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। ठीक है, इससे डबल डेरिवेटिव के साइन से पता चल जाता है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा, ये तो लोकल मिनिमम का पॉइंट है या लोकल मिनिमम का पॉइंट है ना। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो कितने पॉइंट ऐड हो गए हमारे, डोमेन याद करते जाओ, डोमेन, इंटरसेप्ट्स, सिमिट्री, सिमिट्री के 3 पॉइंट पढ़े थे, इवन, ऑड और पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा, असिम्पटोट्स, डिस्कस नहीं किया, पता है कि फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है असिम्पटोट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल। और 6th पॉइंट आपका क्या, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट भी निकालने होते हैं। लास्ट कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो देखते हैं, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी भी पढ़ाई गई थी आपको, प्रॉपर एक लेक्चर कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का था। उसमें बहुत शॉर्ट में आपको समराइज कर रहा हूं, एक फंक्शन कॉन्केव अप कब होगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो उन वैल्यूज ऑफ एक्स पे हमारा फंक्शन कॉन्केव अप होगा। और कॉन्केव डाउन कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ये चीजें समराइज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने फिर बात की थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पे हमारा जो कॉन्केविटी चेंज होती है किसी ग्राफ की अबाउट द टेंजेंट। ये देखो, ये पहले कैसे लग रहा है आपको, कॉन्केव डाउन बताया था ना, कॉन्केव डाउन, और ये क्या हो गया, कॉन्केव अप। तो अगर आप ए से पीछे पीछे देखो, मतलब जब ए आपका लेस देन या फिर इसको आप ये कह सकते हो, एक मिनट, जब आपकी x की वैल्यू a से कम है तो कॉन्केव डाउन है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब वैल्यू आपकी x की a से ज्यादा है तो ये कॉन्केव अप है। उस केस में एफ डैश एक्स आपको कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट के अबाउट देखो, a पॉइंट के अबाउट क्या हुआ, कॉन्केविटी चेंज हो गई ना। पहले नेगेटिव थी कॉन्केविटी, कॉन्केव डाउन था, फिर कॉन्केव अप हो गया। तो ये जो a पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे एक ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। यहां पे देखो, इसमें देखो, अगर आपको बोल रहा है कि आपकी x की वैल्यू b से कम है तो ये कॉन्केव अप है। कॉन्केव अप में क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, चलो। और जब x की वैल्यू b से ज्यादा हो गई तो ये कॉन्केव डाउन हो गया, एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो इसमें भी कॉन्केविटी अपनी चेंज कर रहा है, तो b पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। याद आ गया, सब किया हुआ है। देखिए अब इसको आगे, अब देखो सारे एक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ग्राफ्स को देख के, कि आपको ग्राफ को देख के पता चल जाएगा कि हम मैथमेटिकली क्या लेके चलेंगे, या मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम उसका ग्राफ में यूज करेंगे। देखो ग्राफ अगर ऐसा चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये कनेक्टेड ग्राफ है, बहुत ही स्मूथली ये चलता जा रहा है। अच्छा, राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है ना। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिंगल डिफरेंशिएबल या ट्वाइस डिफरेंशिएबल, उस केस में ग्राफ को समवट ऐसे आएगा, कनेक्टेड रहेगा थ्रू आउट, है ना। अच्छा, ये ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया ना, इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया
इंक्रीजिंग फंक्शन एक तरह से, लेफ्ट टू राइट ऊपर राइज कर रहा है ना। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ इस फॉर्म में जाएगा। मतलब ये चीज अब आपको देखो एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है कुछ वैल्यूज पे तो उन वैल्यूज पे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा मे बी वेवी का मतलब क्या हो गया कि वेव भी बन सकती है इसमें, वो वेव बनी रही है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन होगी, ये बता रखा है इसमें। इसमें ग्राफ नीचे फॉल कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस केस में क्या होगा, एफ डैश एक्स जब नेगेटिव होगा तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, एफ डैश एक्स जब नेगेटिव होगा तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा वेवी ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ और केसेस है हमारे पास ग्राफ को देख के, कह रहा कॉनकेव अप, अभी बताया था मैंने आपको कॉनकेव अप, अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो शेप या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, दोनों ही केस में कॉनकेव अप है, ये देख लो दोनों ही केस में कॉनकेव अप है, ठीक है। उस केस में आप देखो कोई वेव नहीं होगी कॉनकेव अप में, बिल्कुल कर्व होते हैं, ठीक है। और ये राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, देखो ना नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, दोनों ही पॉसिबिलिटी वैलिड है। तो कॉनकेव अप की क्या कंडीशन लेके चलेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। ग्राफ के साथ मैथमेटिकल फॉर्म हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कॉनकेव डाउन हो गया, ये कॉनकेव डाउन हो गया, कॉनकेव डाउन की मैथमेटिकल कंडीशन क्या आती, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, ठीक है। ये थ्रू आउट या तो कॉनकेव डाउन है। अच्छा कोई वेव नहीं बनेगी, ये राइज भी कर सकता है, ये देखो जैसे ऊपर गया, और ये फिर नीचे भी आ सकता है, फॉल भी कर सकता है, मे राइज और फॉल। क्लियर हो रहा है, सही है। सारी कंडीशन एक बार रिवाइज करना फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पहले दिमाग में सारी चीजें क्लियर कर लो, ठीक है। टिप्स पे चीजें याद होगी तो बहुत आराम से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप बना सकते हो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अभी क्या बताया था कि जो एफ डबल डैश है, देखो पहले क्या ये कॉनकेव एक तरह देखा जाए तो अप है, फिर डाउन हो गया, मतलब अपनी कॉनकेविटी चेंज कर रहा है। और कॉनकेविटी चेंज करने का मतलब इस पॉइंट के अबाउट एफ डबल डैश अपना साइन चेंज कर रहा है, चेंजेस इट्स साइन, अपना साइन चेंज कर रहा है। ये भी ऐसे, ये और वाली बात आ गई इसमें भी कि देखो पहले क्या था, कॉनकेव डाउन था फिर कॉनकेव अप हो गया, तो एक तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा तो ही एफ डबल डैश की बात हो रही है सब में। एफ हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, 2 बार डिफरेंशिएट हम कर सके। और जब एफ डबल डैश एक्स किसी एक पॉइंट के अबाउट अपना साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं, और ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे उसमें, या तो ऐसे या वैसे। क्लियर, मैं आपको मैथमेटिकल कंडीशन के साथ अब बता रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनेंगे, तभी तो आप पूरे कंप्लीट फंक्शन का ग्राफ बना पाओगे। अब ये देखो, इसमें अगर ये ग्राफ ऐसे है या ऐसे है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हो गया, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, आपका एफ डबल डैश एक्स, इस केस में आपका जो एफ डबल डैश एक्स है वो क्या करेगा, अपना साइन, उसका जो साइन है या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अच्छा ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखा रखा है ये तो आपका वो हो गया ना, एफ डबल डैश, एफ सिंगल डैश, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। एफ डैश एक्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या होता है, लोकल मिनिमा का पॉइंट। और यहां पे मैंने क्या बताया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन भी लिख दी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन लिखी हुई है, ये लिख दिया ऐसे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन भी लिख दी साथ में, और डबल डेरिवेटिव की कंडीशन लिख दी। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलेगा तो ये दोनों ग्राफ ले सकते हैं, है ना। लेकिन पर्टिकुलरली लोकल मैक्सिमम की बात कर रहा है तो आपको बोला जाएगा कि एफ डैश एक्स पहले तो 0 के इक्वल रखोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, एंड लोकल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स सिर्फ नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा तो लोकल मैक्सिमम का ग्राफ ऐसे बनेगा। लोकल मैक्सिमा में क्या बनेगा, ये आपका जो कप है उल्टा बनेगा, और लोकल मिनिमा में कप सीधा बनेगा। तो इसमें क्या कंडीशन आती है, एफ डैश एक्स को 0 तो इक्वल लेना ही है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फिर क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव आना चाहिए तो लोकल मिनिमम बनेगा ये। क्लियर, कि सारी कहानी सुनने के बाद, सारे पॉइंट्स पकड़ने के बाद अब इसको अप्लाई करते हैं। अब 10 मिनट लगा के 2 क्वेश्चन समझते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो पॉइंट्स मैंने लिख दिया, पहले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले फंक्शन का डोमेन देखो, आपको बोल दिया यूजिंग द गाइडलाइन स्केच द कर्व। इस तरह के कर्व कैसे स्केच करेंगे हम, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, वो तो हमने पढ़ लिया बचपन में। मॉड्यूलस एक्स हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, उनके तो ग्राफ मतलब स्टैंडर्ड फंक्शंस है ना वो। ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, पहले डोमेन निकाला। डोमेन में क्या होता है, हम एक्स की वो वैल्यूज लेते हैं जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो एक्स की वैल्यू 1 लूं तो भी 0 हो रहा है, -1 लूं तो भी 0 हो रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है।
तो डोमेन के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो किस पे 0 बन रहा है, प्लस माइनस 1 पे। तो वो कह रहा है डोमेन में आप क्या करोगे, सारे रियल नंबर ले लो लेकिन -1 और 1 मत लेना, -1 और 1 मत लेना, बाकी सारे रियल नंबर ले सकते हो। ये डोमेन हो गई। मतलब अब जब आप ग्राफ बनाओगे ना, एक चीज क्लियर है कि एक्स की वैल्यू ना तो 1 ना -1 इंक्लूड नहीं कर सकते हम ग्राफ जब बनाएंगे फंक्शन का। इंटरसेप्ट की बात करते हैं। इंटरसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि आप वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहो तो वाई इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या होगा, आप एक्स को 0 रखो। अगर आप एक्स को 0 रखते हो, देखो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू ऊपर 2 इंटू 0 अपॉन में 0 -1, तो ओवरऑल 0 आ गया, मतलब 0 अपॉन -1 आ रहा है तो 0 आ गया। तो y पे इंटरसेप्ट कितना है, नहीं है, 0 है आपका, है ना। तो आपका y इंटरसेप्ट कितना हो गया, दिख ही रहा है, छोड़ो, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, ये लिख दिया हमने, है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ x इंटरसेप्ट, तो ये वही देखो डिफिकल्टी वाला केस आ रहा है। अगर आप x इंटरसेप्ट की बात करोगे बच्चों, तो उस केस में आप y को 0 रखोगे, डिफिकल्टी वाला नहीं, ये तो हो जाएगा। इसमें y को अगर मैंने 0 ले लिया, इस बार क्या करा मैंने, y को 0 ले लिया, 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर -1। अच्छा, ये ऊपर जाके 0 हो गया तो आपका x भी 0 आ रहा है, यहाँ पे आपका x भी 0 आ रहा है, तो ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। मतलब ना तो ग्राफ आपका x को इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही y को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो, ये हमें समझ आया। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में मेरे पास fx कितना है, 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर -1। हमें क्या सिखाया गया था, आप x की जगह -x रख के देखो, तो 2 इंटू -x का स्क्वायर। देखो, जो चीजें बिल्कुल वर्बली हो रही है आप वर्बली करके छोड़ सकते हो, मैं तो आपको एक बार सारे स्टेप्स लगा के दिखा रहा हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन गया 2x स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर -1, तो वापस fx आ गया। तो f क्या हो गया, इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। तो ये सिमेट्रिकल कहा होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, अबाउट y एक्सिस। ये सिखाया था आपको, है ना। मतलब अगर आप सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बना लो तो लेफ्ट में तो क्या करेंगे, सिर्फ उसको उल्टा कर देंगे, लेफ्ट में सिर्फ उसकी इमेज ले लेंगे एक तरह से। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। सिमेट्री भी हमने क्लियर कर ली। डोमेन निकल गया, 1 और -1 नहीं ले सकते, x और y के इंटरसेप्ट 0 0 आ रहे हैं, सिमेट्रिकली इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। आगे देखते हैं। इसके बाद असिम्पटोट्स की बात की थी। अब मैंने कहा था असिम्पटोट आपको पूरा सिखा दूंगा दोबारा से। तो जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर -1 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल असिम्पटोट निकालते हैं। वर्टिकल असिम्पटोट के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल ले लो। तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो आपको x इक्वल टू +-1 मिल गया। तो आपको दो असिम्पटोट मिल गए, x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर वर्टिकल असिम्पटोट्स। ये तो वर्टिकल असिम्पटोट की बात हो गई। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, उसमें हमने डिग्री के बेस पे बात की थी। शॉर्टकट इसीलिए सीखे थे कि अगर रैशनल फंक्शन है तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी डिनोमिनेटर से तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होगा ही नहीं। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी अगर डिनोमिनेटर से, तो मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस उसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होता है। और अगर डिग्री सेम है, तो फिर आपको सिखाया गया था कि y की वैल्यू क्या होगी, रेशियो ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट्स। लीडिंग कोफिशिएंट इसमें x स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 2, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो y इक्वल टू 2 आपका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट आ गया। बोलो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्पटोट आ गए। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ गए, दोनों आ गए ना, तो आप ऑब्लिक की तरफ मत जाना। जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक ना निकले तो ऑब्लिक निकालना, इसमें जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्लिक की वर्किंग भी बहुत बड़ी होती है ना। तो वो एक बार प्लीज पिछले वाला लेक्चर एक बार देखना, इसमें तो हमें जरूरत पड़ी नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर रिवाइज करा दूंगा। इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो हमें पता है। मोनोटोनिसिटी, आपने एफएक्स उठाया, बहुत ही आराम से आपने एफएक्स उठाया और डेरिवेटिव करना शुरू कर दिया। ऑप्शन ही कुछ नहीं है इसमें, फटाफट जितनी जल्दी आप डेरिवेटिव कर सकते हो करो। एफ डैश एक्स निकाला हमने, क्वोशिएंट रूल लगाया, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, 4x हो गया, -2x स्क्वायर को ऐसे रखा, यह आपका 2x हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 4x क्यूब, ये बन गया 4x क्यूब माइनस में 4x, और ये कितना हो गया 4x क्यूब, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है
4x³ से 4x³ तो कट गया ना, -4x बचा, अपॉन में x² - 1 = 0। अच्छा देखो, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं इसमें, तो आपको पता है x की वैल्यू +-1 है एक तो। अच्छा, x की वैल्यू +-1 मैं ले नहीं सकता, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अब सारी डिपेंडेंसी किस पे है। देखो ये जो वैल्यू होगी ये स्क्वायर की वजह से या तो पॉजिटिव होगी, और 0 में लूंगा नहीं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 और -1 मत लेना। x की वैल्यू पहले ही लिख दो कि 1 और -1 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उससे f' अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, और डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन वैल्यूज को छोड़ के। तो कह रहा है सारी डिपेंडेंसी इस पे आ गई, तो इसमें आपको बोल रहा है कि इफ x इज लेस देन 0 देन, मतलब अगर मैं x नेगेटिव लेता हूं तो f' तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब लेकिन बात ये है कि अगर मैं 0 से कम वैल्यू लेता हूं तो 0 से कम में तो -1 भी आ रहा है, -1 को मैं ले नहीं सकता। तो f' ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं इतनी सी बात लिख देता हूं कि f' 0 से बड़ा अगर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि f इज इंक्रीजिंग इन किसमें इंक्रीज हो रहा है, -∞ से -1, जिसमें -1 इंक्लूड नहीं कर सकते, -∞ से -1 यूनियन 1 से 0, सॉरी -1 से 0, -1 से 0। देखो ना, -∞ से -1 इंक्लूड हो नहीं सकता, फिर -1 से 0 में भी तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है f', तो इंक्रीजिंग के ये इंटरवल बन गए। और अगर x नेगेटिव ले लूं मैं तो f' क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा, सॉरी यहां पे पॉजिटिव ले लूं अगर मैं, है ना, पॉजिटिव f' अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये मैंने सेम ही केस ले लिया, यहां पे मैंने क्या किया, x नेगेटिव लिया तो अब x पॉजिटिव लो, ये लो, x अगर पॉजिटिव लेते हो तो f' का साइन क्या आया, समझ गए ना आप, नेगेटिव आ रहा है। अरे x पॉजिटिव लोगे तो -4 की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही। तो इस केस में क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, 1 भी आएगा, पर 1 तो मैं ले नहीं सकता। तो f हमारा डिक्रीजिंग कहां पे होगा, f इज डिक्रीजिंग इन 0 से 1 नहीं ले सकते, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल मिल गया, वो इंक्रीजिंग का इंटरवल मिल गया, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बाकी कॉन्केविटी और मिल गई, असिम्पटोट्स मिल चुके हैं, कॉन्केविटी और मिल गई, ग्राफ बन जाएगा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास f' कितना था, अगर पीछे की वैल्यू याद करूँ तो -4x अपॉन में x² - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा कॉन्केविटी के लिए आपको पता है डबल डेरिवेटिव चाहिए। आपने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूं मैं, ये तो ऐसे ही रखा, इसका हो गया -4, ठीक है। फिर -4x ऐसे ही रखा, इसमें आ जाएगा 2x² - 1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर तो नहीं रहेगा, पावर 1 हो गई, इनटू में 2x चेन रूल से ऐसे, डिवाइडेड बाय x² - 1 का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो मुझे x² - 1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, एक x² - 1 तो दोनों में है ही, तो यहाँ पे एक x² - 1 बचा और -4, तो ये हो गया -4x² + 4, ये x² - 1 बाहर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x और 4x 16x² प्लस का 16x² आ गया, अपॉन में x² - 1⁴, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 12x² + 4 और नीचे आ गया x² - 1 का होल क्यूब। क्लियर। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव ही है, सारी डिपेंडेंसी आ गई इस पे, ठीक है। तो यहां पे अब आपको क्या बोल रहा है, कॉन्केविटी में आपको क्या बोला गया था कि आप चेक करो कि कहां पे हमारा f'' पॉजिटिव है, कहां पे हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में यहां तक तो हमारा सारा हिसाब किताब ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आप 0 से कम लेते हो, x की वैल्यू 0 है, अगर आपकी नेगेटिव इधर आ रही है, बाकी तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा हमारा, है ना, कॉन्केविटी तो हमारी नेगेटिव ही है इसके अंदर। चलो अब इसको मैं काम करता हूँ, असिम्पटोट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, असिम्पटोट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और फिर कॉन्केविटी को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपके पास असिम्पटोट्स कौन कौन से आए थे, देखो असिम्पटोट्स कौन कौन से आए थे, एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट 2 था y = 2 और वर्टिकल असिम्पटोट आपके पास 1 और -1 है,
ठीक है, तो y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 ये है आपके पास, ऐसी बनेगी लाइन y इक्वल टू 2 की। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा असिम्पटोट है, y इज इक्वल टू 2 का। वर्टिकल असिम्पटोट हमारे पास दो थे, एक था -1 x इक्वल टू -1 और एक था 1। तो वर्टिकल असिम्पटोट कुछ इस तरह से आएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये x इक्वल टू -1 हो गया और ये आपका x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, असिम्पटोट से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है हमें, असिम्पटोट से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। अब देखो इसके अंदर आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि -1 और 1 के बीच में, देखो जरा मेरी बात यहाँ पे ध्यान से देखो, -1 और 1 के बीच में, पीछे देखते हैं, हमारा फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, -∞ से -1 और -1 से 0 के बीच में। ठीक है, ये सारी चीजें एक जगह हमें उतारनी पड़ेगी तो ही होगा। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, डोमेन क्लियर है, इंटरसेप्ट्स तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, इवन फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर बस कॉन्केविटी की अगर हम बात करें तो देखो, अगर कॉन्केविटी में और निकाल लो तो खत्म। यहाँ पे ऐसा है ना, इस पे मैं बात कर रहा था, आपको बोल रहा है कि भाई x² - 1 अगर पॉजिटिव होगा, मेरी बात सुनो, ये वाली बात आ रही है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पूरा हमारा f" पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, और ये आपका कंप्लीट हो गया। कॉन्केव अब के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और इसको पॉजिटिव लेने का मतलब क्या हुआ, x+1 और x-1 पॉजिटिव है, और फिर इन इक्वेशन का कंसेप्ट अगर मैं लगाऊं -1 और 1, तो यहाँ पे क्या आता है, आउटसाइड द इंटरवल, ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी के लिए ये होता है। और कॉन्केव डाउन के लिए क्या करोगे आप, कॉन्केव डाउन क्या होगा, जब ये पूरा नेगेटिव होगा तो क्यूब की वजह से ये भी नेगेटिव होगा, तो आप बोल दोगे x² - 1 लेस देन 0 लेके चलोगे, तो उसमें आ गया x+1 और x-1 लेस देन 0। उस केस में -1 से 1 विद इन द इंटरवल होगा, इसमें आउटसाइड द इंटरवल था। तो देखो कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन क्या है, -1 से 1 के बीच में, बताया था मैंने, -1 से 1 के बीच में। और ग्राफ कुछ ऐसा है, असिम्पटोट है ना ये, तो ग्राफ कैसा होगा, ये इधर से भी पैरेलल होगा, इधर से भी पैरेलल होगा इस लाइन के। क्लियर। अच्छा, फिर अगर देखो बाकी सारी चीजें हमारी वेरीफाई होगी नहीं होगी, वो हम कैसे देखेंगे, मैंने इंक्रीजिंग का इंटरवल भी यहाँ पे लिख लूं, मैंने कहा था एक जगह लिख लेते हैं। ओहो, ये फटाफट से ये लो, इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या लिया था आपने, इंक्रीजिंग का इंटरवल आपने ले रखा है -∞ से -1 यूनियन -1 से 0। अच्छा, डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या लिया हुआ आपने, 0 से 1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि देखो -∞ से -1 वो तो इधर का पार्ट हो गया, -1 से 0, -1 से 0 के बीच में फंक्शन कैसा इंक्रीज कर रहा है, और वो कॉन्केव डाउन भी है, मतलब कुछ ऐसे बन सकता है ये देखो इंक्रीज कर रहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और 0 से 1 के बीच में देखो, 0 से 1 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, तो कॉन्केव डाउन ये आ गया। आई बात समझ। असिम्पटोट का देखो कितना बढ़िया फायदा हुआ कि ये लाइन मुझे पता है कि पैरेलल होगी इस कर्व के, इधर भी पैरेलल होगी, तो ये कॉन्केविटी से पता चला कि कॉन्केव डाउन है। कब, -1 से 1 के बीच में कॉन्केव डाउन था। अब बात करते हैं, कह रहा -1 से इधर इधर कॉन्केव अप है, -1 से इधर मतलब -∞ से -1 में कॉन्केव अप है। ठीक है, और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग देखो -∞ से -1 में इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है। अच्छा, ऐसे बनाना जरूरी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है और वर्टिकल असिम्पटोट है ग्राफ का, ये बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके बीच में बनेगा ये, यहां पे नहीं बना सकता ना मैं, क्योंकि ये -1 से 0 के बीच में तो ग्राफ यहां पर है, और -∞ से -1 में कैसा है, कॉन्केव अप और इंक्रीजिंग। उधर बात करते हैं, अब कह रहा है 1 से ∞ के बीच में कैसा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और 1 से ∞ में कॉन्केव अप ही है, तो कुछ ऐसे बनेगा ये देखो, ये कॉन्केव अप है और ये डिक्रीजिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, ये देखो, ये सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, देखा जाए तो सिमेट्रिकल नहीं है क्या ये, आप देखो y एक्सिस के अबाउट जैसा उस तरफ वैसे इधर है, बस उल्टा हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये सारी गाइडलाइंस को आप यूज कर सकते हो। एक मैंने ये लिया रैशनल फंक्शन, एक मैं लिया आपके लिए लेता हूं पॉलिनोमियल फंक्शन बढ़िया सा, ठीक है, उसमें भी पॉइंट्स यूज करते हैं, समझ आएगा आपको। उसमें यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको क्या करवाया गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको पहले हेडिंग ही दे दी कि भाई ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, पॉलिनोमियल फंक्शन एक दे दिया छोटा सा, और फिर कह रहा है इन सब चीजों को यूज करके ना स्केच द ग्राफ। मतलब सबसे पहले आपसे क्या बोल दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, फिर ग्राफ बताओ कहाँ कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है, फिर रिलेटिव एक्सट्रीमा निकालो। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब क्या था, मैक्सिमम मिनिमम बताओ, है ना, और फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बता के ग्राफ स्केच करो इसका। करते हैं कोशिश। देखो सबसे पहले इसमें fx आपने कंसिडर किया x⁴ माइनस में 4x³ प्लस 10, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है। अब इसमें मैंने डोमेन नहीं निकालना, डोमेन तो रियल नंबर ही है ना। अगर बात करता है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की, उसने जहां से बोला शुरू करो वहीं से कर देते हैं अभी, नहीं तो हम अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। मैं डोमेन देखता, रियल नंबर है, तो मैं फिर इसका इंटरसेप्ट देखता, इंटरसेप्ट निकालने में यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मैं y को 0 लूंगा तो x की पावर सॉल्व करना मुश्किल आएगा थोड़ा, है ना। तो वो जहां से कह रहा है शुरू करो वहीं से करते हैं, देखते हैं इसी से बात बन जाएगी। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सीखा है कि भाई आप डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x³, ये हो जाएगा -12x²। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हमने यहाँ पे 4x² कॉमन ले लिया, तो क्या बना, x माइनस में 3 आ गया। तो आपको पता है f' को 0 के इक्वल लेते हैं, f' को 0 के इक्वल रखा तो क्या आया 4x² x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको एक बार x के लिए 0 मिल गई, एक बार x के लिए 3 मिल गई, तो नंबर लाइन पे क्या मिल गया आपको 0 और 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि f' कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। अगर मैं 0 से कम कोई वैल्यू लेता हूँ, -1 लेता हूँ, तो ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। 0 से 3 के बीच में मान लो 1 ले ली वैल्यू, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, जब 3 से ज्यादा लेते हो कोई वैल्यू, मान लो 4 ले लिया, तो पॉजिटिव आ रहा है f'। तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग इन 3 से इंफिनिटी, यहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और fx इज डिक्रीजिंग इन -∞ से 3। देखो ना, -∞ से 3 ये डिक्रीज कर रहा है, 3 से कम में सारा नेगेटिव है, ये क्लियर हुआ। उसने बोला किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, हमने बता दिया। अब कह रहा है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन बताओ, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। आपको पता है f' कितना आया आपका 4x² और x माइनस 3 था ना, तो इसका वही वाला फॉर्म लेते हैं, ओरिजिनल फॉर्म वो था 4x³ माइनस में 12x²। हमने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया f''x, तो कितना आ गया 12x² माइनस में 24x, यहाँ पे हमने 12x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बन गया, ये वैल्यू आ गई x माइनस में 2, f''x निकाल रहे हैं। अब कॉन्केविटी के लिए क्या चेक करते हैं हम, कॉन्केविटी के लिए आप क्या करोगे, पहले इसमें वही क्रिटिकल पॉइंट निकाले इसके, वैसे इसके जो पॉइंट निकलते हैं वो हाइपर क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ये भी बताया था मैंने। यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 2 लिया। अब 0 के अबाउट देखा हमने, जैसे हमने देखा 0 और 2 के बीच में वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू रखूंगा अगर मैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है f''x, ये f''x का साइन देख रहा हूं मैं, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, आपको क्या सिखाया गया था, कि भाई अगर तुम्हारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसमें x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 दोनों पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यही तो होते हैं, हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकाल दिए। अब कॉनकेव अप और डाउन की बात करूं तो f''x पॉजिटिव यहां पे है, तो कॉनकेव अप ऐसे होगा, ये कॉनकेव डाउन होगा, ये कॉनकेव अप होगा, है ना, ये कॉनकेव अप हो गया, ये कॉनकेव डाउन हो गया, ये कॉनकेव अप हो गया। तो कॉनकेव अप में क्या बात कर रहा है ये, -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये कॉनकेव अप का इंटरवल बन गए। और कॉनकेव डाउन का क्या हो गया 0 से 2, कॉनकेव डाउन, ये भी हो गया। देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन बताओ कहां पे हो रहा है, हमने वो भी बता दिया। अब कह रहे हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा बताओ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताओ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो मैंने बता दिए, अब रिलेटिव एक्सट्रीमा बताना है। अच्छा, उसको बताने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोले ना, तो एक काम करते हैं, रुको पहले सबकी चलो फंक्शन की वैल्यू एक साथ ही निकालेंगे। आपको पता है रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए अगर मैं रिलेटिव एक्सट्रीमा की हेडिंग डालूं तो उसमें हमने क्या किया था, आप या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो।
एफ डैश एक्स आपके पास क्या था, एफ डैश एक्स आपके पास था 4x स्क्वायर एक्स माइनस 3, जिसको आपने 0 के इक्वल रखा था तो क्रिटिकल पॉइंट 0 और 3 आ गए थे, याद आया। आपने डबल डेरिवेटिव निकाल रखा है, डबल डेरिवेटिव निकाला था तो क्या आया अभी 12x स्क्वायर या 12x और x माइनस 2 ऐसी वाली फॉर्म ले लो। तो कह रहा है कि f डबल डैश 0 पे चेक करना वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं 0 लेता हूं ये 0 हो गया, ओवरऑल 0 आ गया ये तो, है ना। तो ओवरऑल 0 आ गया तो इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि याद करो f डबल डैश जब 0 आता है तो फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। अच्छा चलो उस पे, ठीक है, इसको मतलब हम बोलेंगे कि एनालिसिस और चाहिए, ठीक है, एनालिसिस नीडेड, ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में, हटाओ। अब f डबल डैश अगर 3 पे लेते हो तो क्या आएगा 12 इंटू 3 और 3 माइनस 2 1 हो गया, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 3 हमारा पॉइंट किसका हो गया, लोकल मिनिमम का हो गया, ये हो गया लोकल मिनिमम का पॉइंट हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, जितने हमारे पास पॉइंट आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये तो बन गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और x इक्वल टू 3 किसका मिल गया पॉइंट, लोकल मिनिमम का मिल गया, है ना। ग्राफ अगर बनाना है पॉलिनोमियल का, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। फंक्शन आपके पास क्या था, fx आपके पास था x रेज़ टू पावर 4 माइनस में 4x क्यूब था, माइनस 4x क्यूब प्लस 10, है ना। चलो माइनस 4x क्यूब प्लस 10, तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन एट 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोई डाउट ही नहीं है 10 आ रहा है। अच्छा फंक्शन एट 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो बनेगी आपकी 16 माइनस 4 इंटू 8 32 प्लस 10, ये आ गई माइनस 6। अच्छा फंक्शन एट 3 पे अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो आएगी 81 माइनस 4 इंटू ये 108 प्लस 10, ये आपके पास आ गई 91 माइनस 17 आ गई, है ना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये क्या हो गया, 0,10 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, 2, माइनस 6 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड 3, माइनस 17 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। अब देखो इसका एक ना हम रफ सा एक ग्राफ बनाते हैं, फिर उसको फाइनल में देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, इंटरवल इंक्रीज और डिक्रीज सब एक जगह लिख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, इंक्रीजिंग है आपका 3 से इन्फिनिटी में, ठीक है, इंक्रीजिंग में यहाँ लिख लेता हूँ 3 से इन्फिनिटी में, और डिक्रीजिंग आपको पता चली गया माइनस इन्फिनिटी से 3 में। अच्छा कॉनकेव अप और डाउन की बात अगर मैं करूँ तो क्या था, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन 0 से 2 में है, और उसके अलावा वो कॉनकेव अप है ना। कॉनकेव डाउन आपका 0 से 2 में है, और कॉनकेव अप क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। देखो सबसे पहले आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना दो, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ अपना कॉन्केविटी को चेंज करेगा, है ना। तो आप देखो 0,10, 0,10 यहां पे ले लूं मैं, 10 ज्यादा ऊपर नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी जहां पे चेंज हो रही है इन्फ्लेक्शन, अगर मैं इसको लेता हूं 2 पे -6, मगर यहीं पे ले लूं 2, -6, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, वाई एक्सिस ज्यादा नीचे नहीं कर रहे, एक्स एक्सिस थोड़ा ब्रॉड ले लेते हैं। अच्छा फिर 3, -7, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। देखो लोकल मिनिमम का पॉइंट होता है तो ऐसा होता है वो, है ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट। मैक्सिमम होगा तो ये ऐसे होगा। तो 3, -17, अगर मैं 3 यहाँ लेता हूँ और -17 यहाँ लेता हूँ तो कुछ ग्राफ ऐसे तो होना ही चाहिए। ये तो कंफर्म दिया ना, लोकल मिनिमा का पॉइंट आपको एक शेप तो बिल्कुल दे ही रहा है। अच्छा 3 से इधर फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये फॉलिंग ग्राफ होगा, फॉलिंग ग्राफ, और 3 से आगे ग्राफ ऊपर इंक्रीज करेगा, है ना, ये पता हमें, ठीक है। अब आपको कहता है कि देखो 0 से 2 के बीच में कॉनकेव डाउन है, 0 से 2 के बीच में कॉनकेव डाउन है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 में कॉनकेव अप, 2 से इन्फिनिटी में भी कॉनकेव अप, है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो ये ग्राफ, मान लो ये ग्राफ आपका इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉनकेव डाउन होगा ऐसे, ये कॉनकेव डाउन होता जा रहा है ना, कॉनकेव डाउन हो रहा है। फिर यहाँ पे इसने अपनी कॉनकेविटी बदली, ये कॉनकेव अप होना शुरू हो गया, ये कॉनकेव अप हो रहा है ना। इसको अभी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बात समझ आई। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहां से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, 3 से इधर इधर देखो, लेफ्ट टू राइट देखो, ये ग्राफ नीचे तो आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग है, मतलब 3 से इधर इधर ग्राफ डिक्रीजिंग है। अच्छा यहां पे ये ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि
इस पॉइंट पे इसने अपनी कॉन्केविटी चेंज करनी है। अच्छा, इसके बाद कॉन्केव डाउन है, किसके बीच में? 0 2 के बीच में, 0 2 के बीच में कॉन्केव डाउन है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 में क्या? कॉन्केव अप। तो ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होते यहां पे कॉन्केव डाउन हो गया, ये डिक्रीज तो हो ही रहा है, पहले भी डिक्रीज हो रहा था, अब भी डिक्रीज हो रहा है, आते 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 रिलेटिव मिनिमम पॉइंट पे आया, और 3 के बाद क्या हो गया? इंक्रीजिंग शुरू हो गया, ठीक है। और ये देखो ना, वैसे भी कॉन्केव अप होना शुरू हो गया, ये 2 से इंफिनिटी के बीच में कॉन्केव अप, ये कॉन्केव अप शुरू हो गया, और ये आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा एक्स एक्सिस पे। बताओ, आया मजा? कॉन्केव अप, कॉन्केव अप कब? 0 से कम में, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कॉन्केव अप है, ठीक है। और 2 से आगे भी कॉन्केव अप है। आपका सिर्फ 0 से 2 के बीच में कॉन्केव डाउन था, कॉन्केव डाउन। 3 तक ये वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन थी, उसके बाद इंक्रीजिंग है। समझ गए? ये पॉइंट आपको एग्जैक्टली नहीं मिल पाए। ये पॉइंट कैसे मिलते हैं? अगर मेरे पास जो इक्वेशन थी ना x4 - 4x³ + 10, मैं यहां पे जो y था उसको अगर मैं 0 ले लूं, तो x की वैल्यूज अगर मैं निकाल लूं, तो ये वो x की वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर और ज्यादा एक्यूरेट करना हो तो हमें x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे, तो हमें 2x की वैल्यूज मिल जाएगी। कहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा? आ रही बात समझ? अच्छा, y का इंटरसेप्ट देख लो, आपने यहाँ पे x को 0 रखा था, y 10 पे इंटरसेप्ट कर रहा था, तो आपको मिल भी रहा है एग्जैक्ट, वहीं पे वो कॉन्केविटी भी चेंज कर रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, जो मैंने रैशनल फंक्शन लिया था उसमें मुझे असिम्पटोट्स की हेल्प मिली थी, है ना। यहाँ पे असिम्पटोट निकालने का काम नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन था। अब मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट देखो, देखो कहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ग्राफ की शेप आप जज कर सकते हो। मतलब ये आपको एक रफ फिगर देते हैं। एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें पहले आप ग्राफ बनाओगे, फिर आगे चीजें इंटरप्रेट करवाता हुआ आपसे कि कहाँ लोकल मैक्सिमा, कहाँ लोकल मिनिमा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। इसके ये नहीं कि 2 क्वेश्चन मैंने करवाए आपका कर्व स्केचिंग हो गया, आपको कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन किसी भी पैकेज से उठा के करने होंगे। स्टेप्स यही लगेंगे, ये गारंटी है, इससे ऊपर एक स्टेप नहीं होगा। जो गाइडलाइंस आपको दी है यही सब लगेगी। असिम्पटोट्स बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, उससे पहले मोनोटोनिसिटी, आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब पढ़ चुके हैं, उन सब की एप्लीकेशन कर्व स्केचिंग में थी, आपने देख लिया, ठीक है। इसके आगे अब मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स, मतलब एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, वो करेंगे, और इसके बाद रोल्स और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी रहती है, और आपका एओडी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।